हेलो एवरीवन, सबकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था लेक्चर थर्ड। लेक्चर थर्ड में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कैसे कैसे बिहार में पोस्ट मॉडर्न पीरियड के समय चीज़ें रहीं। और अब हम लोग देखेंगे कुछ थोड़ा सा हम लोग पहले रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार को डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है सबकी? नोट्स ज़रूर आप लोग रिवीजन करेंगे जो नोट्स आप लोगों ने बनाया है, और इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करें कुछ नया पढ़ने से। जो आप लोगों ने पढ़ा है बस उसी को आप रिवाइज करिए, सबसे अच्छा तो ये रहेगा। इसमें सबसे ज़रूरी जो पार्ट है, सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री को रिवीजन ज़रूर करिए, ठीक है। उसके बाद साइंस को ज़रूर रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स को ज़रूर रिवीजन करिए, और बिहार स्पेशल वाले टॉपिक को ज़रूर रिवीजन करिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप चाहें उसके बाद आप पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी को रिवीजन करिए। ये इस सीक्वेंस में अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका रिवीजन एकदम सही होगा, क्योंकि अधिकतर मार्क्स का भी अगर हम वेटेज देखें तो सबसे अधिक हिस्ट्री का वेटेज रहता है, फिर साइंस का रहता है, करंट अफेयर्स का भी रहता है, अच्छा खासा वेटेज बिहार स्पेशल के टॉपिक से रहता है, और लास्ट में आप पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर थर्ड में, अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर फोर। यहाँ पे हम थोड़ी सी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चूँकि इसका सीधा संबंध बिहार से है, तो एक बार इस टॉपिक को डिस्कस करना ज़रूरी है। इस टाइम पे आप लोग कोई भी नई चीज़ को समझना या पढ़ना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। हाँ, अगर करंट अफेयर्स में कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स ऐसा है तो उसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक स्मार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि अब समय कम बचा है, एक स्मार्ट प्रिपरेशन की आपको ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, चलिए रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की शुरुआत पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय से काफ़ी देखने बढ़ जाती है, और उसी समय जब हम देखते हैं कि खुदीराम बोस जिन्होंने 1908 में मुजफ्फरपुर का एक बहुत ही बदनाम जज रहता है किंग्सफोर्ड, है ना, उसकी बग्गी पे बम फेंक दिया था खुदीराम बोस 1908 में। थ्रू बॉम्ब ओवर जज ऑफ मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड जिनका नाम था, है ना, उनके ऊपर खुदीराम बोस ने बम फेंक दिया था, लेकिन गलती से उसमें अंग्रेज महिलाएं मारी गई थी उस बग्गी पे, और इस तरह से खुदीराम बोस को फांसी की भी सज़ा होती है इसके लिए। ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब बढ़ चढ़ के अब यहाँ से आगे आने लगती है, ठीक है। इसके बाद हम देखें, चूँकि हम लोग बिहार के कंटेक्स्ट में भी इसको जोड़कर देख रहे हैं, बंगाल एक हब हो गया था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। तो खुदीराम बोस ने जब किंग्सफोर्ड की बग्गी पे बम फेंका, उस समय अनुशीलन समिति, आप इसके संस्थापक का नाम बता सकते हैं? इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल। अनुशीलन समिति सक्रिय हो गई थी, सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति का गठन किया। ये अनुशीलन समिति पटना में 1914 में पूरे सक्रिय थी, ठीक है। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों को मतलब जागरूक करना कि कैसे हम लोग अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ और गतिविधियों के जरिए अंग्रेज़ों को कमज़ोर कर सकते हैं, इसका ये काम कर रही थी।
उसके बाद आपने एक और एसोसिएशन का नाम सुना होगा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के ही क्रम में, जो बंकिम चंद्र मित्र द्वारा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बंकिम चंद्र मित्र ने एक बॉयज़, उसका बंकिम चंद्र मित्र एक्चुअली एक उन्होंने पूरा नाम रखा था हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन, एक संगठन खुला था हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन के नाम से, ठीक है। बॉयज़ एसोसिएशन के नाम से, और बाद में बंकिम चंद्र मित्र को बनारस कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट भी किया गया था। उसके बाद पटना युवक संघ, पटना युवक संघ की स्थापना हुई 1927 में बाय मनीन्द्र नारायण रॉय, आपने सुना होगा M.N. रॉय के द्वारा पटना युवक संघ की स्थापना हुई बाय M.N. रॉय, M.N. रॉय के द्वारा, ठीक। फिर बिहारी युवक संघ की स्थापना होती है 1928 में मोतिहारी में। ये सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में ये सारी संस्थाएं इन्वॉल्व रही, ठीक ना, चाहे वो अनुशीलन समिति की बात करें, या बंकिम चंद्र मित्र की हिंदू बॉयज एसोसिएशन थी, या पटना युवक संघ की हम बात करें, या बिहारी युवक संघ की बात करें, बिहारी युवक संघ, ये इसका गठन होता है 1928 में इन मोतिहारी, ओके फ्रेंड्स, इन मोतिहारी, है ना, इन मोतिहारी, यहाँ पे एक आप बिंदी लगा लेंगे, मोतिहारी, ठीक। उसके बाद ये मैं क्रमबद्ध लिख रही हूँ सीरियली, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र युवक संघ भी आपने सुना होगा, पाटलिपुत्र युवक संघ फॉर्म होता है 1929 में बाय राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, ठीक है, बेनीपुरी के द्वारा, एंड अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह के द्वारा, ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना होती है, सचिन सन्याल उसकी स्थापना करते हैं पटना में 1914 में। बंकिम चंद्र मित्र हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन करते हैं, पटना युवक संघ की स्थापना होती है, बिहारी युवक संघ की स्थापना होती है, पाटलिपुत्र युवक संघ, ये जितने भी नाम है ये सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे। अब इसी समय में एक बहुत पॉपुलर मैगजीन निकला करता था, ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उस पॉपुलर मैगजीन का नाम आप लोग याद रखेंगे, युवक। बहुत क्रांतिकारी विचारधारा इसमें लिखे होते थे। एक मंथली मैगजीन पटना से स्टार्ट हुआ था। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। ये इन घटना चक्रों को आप याद रखें। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1931 में, जिसके बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसके गठन करते हैं आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं आचार्य नरेंद्र देव, और जयप्रकाश नारायण इसके जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट होते हैं आचार्य नरेंद्र देव, और जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। ये 1931 की बात। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं घटना क्रमों में, तो हम देखते हैं फिर क्या क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज, एक ये भी, इसका भी एक डायरेक्ट रिलेशन बिहार के साथ। क्विट इंडिया मूवमेंट एक डायरेक्ट रिलेशन इसका भी बिहार के साथ, ठीक है। आज़ाद दस्ता का गठन होता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और इस मूवमेंट की शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को ये मूवमेंट स्टार्ट होता है ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। और जैसे ही इस मूवमेंट का आगाज होता है, अंग्रेज भाप लेते हैं, समझ जाते हैं कि इसमें बहुत मास पार्टिसिपेशन होगा गांधी जी के नेतृत्व में। ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा और काफ़ी हद तक अंग्रेजों की रीढ़ कमज़ोर करेगा। उसके अगले ही दिन और 9 अगस्त
1942 कांग्रेस वाज बैंड। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैंड कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद 1943 में, और सिर्फ बैन ही नहीं किया गया था, बहुत जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जैसे कि राजेंद्र प्रसाद थे, जयप्रकाश नारायण थे, इवन गांधी जी थे, इन सब को जेल हो गया था। 1943 में जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया। ठीक है, जब जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए दीपावली के ओकेजन में, और वहां से जब वो भागकर नेपाल चले गए, नेपाल के तराई तलहटी में छिपते हुए किसी तरह जब वो जगह जगह ठिकाना अपना बदल रहे थे, उस समय उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। ये आजाद दस्ता का गठन इसलिए किया ताकि ये रिवर्सनरी एक्टिविटीज को अंजाम दे सके और अंग्रेजों की गतिविधियों को, अंग्रेजों के मंसूबे को कमजोर कर सकें। ठीक है, इस तरह आजाद दस्ता का भी एक इम्पोर्टेंस है क्विट इंडिया मूवमेंट में, और चूंकि इसके डायरेक्ट रिलेशन है बिहार से, तो इसको आप जरूर देखिएगा। हालांकि आजाद दस्ता और उसके रोल के बारे में एक डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर ख्याल में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आजाद दस्ता का फॉर्मेशन हो जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो घटना घटी थी बिहार में, वो था सचिवालय गोलीकांड। सचिवालय गोलीकांड यानी पटना सेक्रेटेरिएट में जो गोलीकांड हुआ था कि कुछ लोग पटना सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा फहराने जा रहे थे और उनको गोलियों से भून दिया गया था। उसमें 7 स्टूडेंट्स की हत्या हुई थी, 7 निहत्थे विद्यार्थियों की हत्या हुई थी सचिवालय गोलीकांड में, जिनमें से नाम था रामानंद सिंह, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये लोग थे। ये लोग 7 स्टूडेंट्स थे जिनकी हत्या हुई थी। अब इसके बाद, इस घटना के बाद ऐसी क्रांति की लहर बिहार में दौड़ी कि सब लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, और हर एक अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग बिहार के जिलों से लोगों ने इतनी आवाज उठाई कि अंग्रेजों को ये सोचना पड़ा कि ये क्या हो गया। ये इतना गलत स्टेप इन्होंने लिया था सचिवालय गोलीकांड का, और आनन फानन में उन लोगों को, इन निहत्थे विद्यार्थियों को भागने का भी मौका नहीं मिला था। सचिवालय कांड के बाद हम एक डायरेक्ट लिनियस देखते हैं, एक डायरेक्ट टॉपिक हम पे बात कर लेते हैं। इसी के बाद से एक ध्रुव दल का भी गठन हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, या मेंस के लिए जब प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ध्रुव दल का भी गठन हुआ इस कांड के बाद। प्रोटेस्ट दर्ज करने के बाद फिर अलग अलग जगह पर महिलाओं ने भी पार्टिसिपेशन किया और तिरंगा लहराया और अंग्रेजों का विरोध किया। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और वो है वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार के तहत हम देखेंगे सबसे पहला जो कॉलेज खोला गया था वो था इन 1817, और वो कलकत्ता कॉलेज था। ठीक है, कलकत्ता कॉलेज जो खोला गया था वो 1817 में खोला गया था बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक, चूंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस का, और वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार से डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आते हैं, शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये पीटी के लिए भी इसको थोड़ा सा कंसिडर हम लोग करेंगे। अच्छा, अब देखेंगे कि 1835 में बिहार के अंदर फर्स्ट एजुकेशनल स्कूल खोला गया था, वेस्टर्न एजुकेशनल स्कूल बिहार के अंदर खोला गया था पटना में। ठीक है, 1835 में ही फर्स्ट मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन स्कूल ओपेंड इन पटना। ठीक ना, इसको आप
ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसी क्रम में हम बात करेंगे तो इन 1854 वुड्स डिस्पैच की थ्योरी आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वेस्टर्न एजुकेशन से रिलेटेड। वुड्स डिस्पैच की थ्योरी आती है, जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है, ठीक ना। इसको हम लोग जरूर याद करेंगे। वुड्स डिस्पैच थ्योरी 1854 में, ये ईयर आपसे पूछा जा सकता है पीटी में। फिर 1857 से हम 1863 के क्रम में देखेंगे कि भारत की पहली यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, उसका फॉर्मेशन होता है 1857। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया was कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1857। ओके, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पटना कॉलेज, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड था, वो उसकी फॉर्मेशन हुई पटना कॉलेज। ये पटना कॉलेज और पटना वुमेन्स कॉलेज अलग अलग फ्रेंड्स, ठीक है। पटना वुमेन्स कॉलेज का फॉर्मेशन 1940 में हुआ और ये पटना कॉलेज का फॉर्मेशन 1863 में हुआ, है ना। और ये पटना कॉलेज एफिलिएटेड था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही, ठीक है ना, एफिलिएटेड टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, राइट। अब एफिलिएटेड टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो पटना कॉलेज का फॉर्मेशन ईयर है 1863, ठीक है। अब इसके बाद फिर 1863 में जिला स्कूल खुले देवघर में, मोतिहारी में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है 1882 से लेके 1904 तक की अगर हम बात करेंगे तो हंटर कमीशन आया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हंटर कमीशन का रिलेशन किससे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, प्रेजेंट रिफॉर्म्स, ऐसा बहुत सारा पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखेंगे कि हंटर कमीशन आया था 1800, WWH हंटर नाम था, ठीक है ना। कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1882, W हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1882, 1882 में जब हंटर कमीशन आया भारत में, ये यूनिवर्सिटीज के फंक्शनिंग और यूनिवर्सिटीज के करिकुलम को देखने के लिए आया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर 1902 में राले कमीशन आया था, राले कमीशन भी आया था, ठीक है। ये भी यूनिवर्सिटी के वर्किंग और उसके फंक्शनिंग को सुधारने के लिए आया था राले कमीशन। इस तरह अलग अलग कमीशन अलग अलग टाइम पीरियड पर आते गए, ठीक। उसके बाद इस राले कमीशन के ही रिकमेंडेशन पे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास हुआ था 1904 में, है ना। इसको आप याद रखेंगे, ये इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास हुआ था फ्रेंड्स, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास हुआ था, was passed in 1904, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए एक और कमीशन आया था, सैडलर कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज लेती हूँ। 1917 में इन 1917 से लेके 27 तक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, है ना, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन हुआ 1917 से 1919 में, ठीक। ये भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए थी। और हम देखें कि 1917 में ही पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ, पटना यूनिवर्सिटी फॉर्म्ड, ठीक है। और उसके बाद 1927 में पटना साइंस कॉलेज का गठन हुआ, पटना साइंस कॉलेज का गठन हुआ।
इन 1929 एक और कमेटी आई, हार्तोग कमेटी। हार्तोग कमेटी, ठीक है। हार्तोग कमेटी के बारे में ये आप मैं आपको एक सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। ओके, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 1919 के बीच में इसने काम किया। उसी के तहत पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ 1917 में, पटना साइंस कॉलेज का फॉर्मेशन 1927 में हुआ, 1929 में हार्तोग कमेटी आई। 1944 में आपको याद होगा सार्जेंट एक्शन प्लान आया, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आया, एजुकेशन प्रपोज किया गया, ठीक है। सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन प्रपोज किया गया, ठीक है ना। और इन 1940 में ही पटना वुमेन्स कॉलेज, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पटना वुमेन्स कॉलेज जो है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा का है। पटना वुमेन्स कॉलेज का गठन हुआ, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग वेस्टर्न साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि एक तो 1928 में, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर दिया कि पटना साइंस कॉलेज का फॉर्मेशन हुआ 1927 में, पटना साइंस कॉलेज, ठीक है, पटना साइंस कॉलेज। उसके बाद 1925 में आज जो हम जिसको पीएमसीएच बोलते हैं, उसको पहले प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बोला जाता था, ठीक है। पीएमसीएच का फॉर्मेशन हुआ। इनसे पूसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एट पूसा का फॉर्मेशन हुआ, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एट पूसा। ठीक है, ये भारत की भी पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी और ये चूंकि बिहार में उस समय हुई तो वह बड़ी बात थी। तो ये फ्रेंड्स आप इसको याद रखिएगा, इन चीज़ों को, ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए। एक चीज़ अब हम लोग एक नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अभी प्रिपरेशन स्टेज में, अभी रिवीजन के स्टेज में, जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप एग्ज़ाम कुछ ही दिन बचे हैं आपको अपियर होने में, आपको भी कैसा लग रहा है एज ए स्टूडेंट, एज ए परीक्षार्थी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो फिर आप आगे की पीटी के बाद आगे की रणनीति कैसा बनाएंगे, या ये एग्ज़ाम, ये नौकरी आपके लिए कितनी ज़रूरी है? आप क्या 2 प्लान रखे हैं, प्लान ए, प्लान बी? आप इसको, इन सब चीज़ों को ज़रूर इस पे कमेंट्स करिए और लिखिए। अगर आपको कुछ पूछना भी है तो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी बताऊँगी, आप उस पे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि आपके फेज़ से मैं भी गुज़र चुकी हूँ, मैंने भी जब बीपीएससी की परीक्षा दी थी तो मुझे भी लगता था कि बस निकल जाए ये एग्ज़ाम, कैसे भी निकल जाए। चूँकि काफ़ी सिलेबस वाइज़ ही पूछे तो काफ़ी कुछ पढ़ना है, नो डाउट। ऐसे परीक्षा जो सिलेक्शन परसेंटेज है, फाइनल जो मेरिट जो लिस्ट बनती है, उसमें देखा जाए तो रेशियो जो है सिलेक्शन का वो इतना कम हो जाता है लास्ट तक आते-आते कि बहुत सीरियस कंटेंडर्स ही रह जाते हैं। खैर ये दौर है, स्ट्रगल का दौर है, ये भी बीत जाएगा और बहुत कुछ है आगे जीवन में। आप लोग बहुत हिम्मत से, बहुत अपने ऊपर भरोसा करके अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें। काफ़ी कुछ है करने को इस ज़िंदगी में, हर कोई परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं है, आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, और बहुत कूल माइंड से हम लोग रिवीजन करिए, बहुत कूल माइंड से आप लोग सभी पढ़ेंगे। बिहार ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो हमने, याद है आप लोगों को लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बिहार का बताया था। देखो आज मैं फिर थोड़ा सा इसको बता देती हूँ, है ना, ये और ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी ये वाला 24 डिग्री 20 मिनट्स नॉर्थ से लेके
ये 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, इसके हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वो है, यहाँ लिखती हूँ, यहाँ वो है 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब ये वाला, देखो ये वाला, ये आपका बिहार है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, दिस वन, ठीक ना। ये आपका है 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे बिहार है, ठीक है। आप जानते होंगे आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, उससे भी थोड़े ईस्ट पे आपका बिहार का लोकेशन है। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया होगा कि जो नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन है बिहार का वो 345 किलोमीटर्स है, और जो ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन है बिहार का, मतलब ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन है बिहार का 483 किलोमीटर्स, ठीक ना। तो बिहार की लंबाई कम है और चौड़ाई अधिक है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बिहार के मैप दिखाती हूँ। बिहार के मैप में आपको ना ये भी जरूर जानना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में एडजॉइनिंग स्टेट्स, या नॉर्थ की हम बात करें तो नेपाल के साथ टच हो रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स शेयरिंग बाउंड्री ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बाउंड्री विथ नेपाल। नेपाल के साथ वैसे देखा जाए तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी, राइट। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ऑब्वियसली ये वेस्ट चंपारण होगा। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, एक बार आप मैप को इतना थरोली रिवाइज कर लीजिए कि जैसे ही मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो मैप आपके दिमाग में भी होना चाहिए, राइट। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स जो नेपाल के साथ बाउंड्री टच कर रहे हैं वो है वेस्ट चंपारण, देन है ईस्ट चंपारण, ठीक। उसके बाद है सीतामढ़ी, उसके बाद है मधुबनी, उसके बाद है सुपौल, उसके बाद है अररिया, और उसके बाद है किशनगंज, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। आपको एकदम ध्यान रखना है ये, ठीक। और अगर हम बात करें, पहले चलिए आप लोगों को पहले मैप दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैप दिखाती हूँ, ये मैप है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है? जैसे देखिए ये मैप है, अगर मैं देखिए यहाँ पे ये बिहार का मैप आपको दिख रहा है, नेपाल के साथ कितने जिले बाउंड्री बना रहे हैं? ये वेस्ट चंपारण, ये ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, ये मधुबनी, ये सुपौल, अररिया, किशनगंज, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। आप इनको कैसे, इनको याद कर लीजिए, इस क्रम को ऐसे याद कर लीजिए। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है फ्रेंड्स कि अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाएं बिहार में, या ईस्ट से वेस्ट में जाएं बिहार में, या वेस्ट चंपारण से जा रहे हैं किशनगंज, तो आपको बीच में कितने जिले पार करने पड़ेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो बिहार का मैप तो आप जरूर स्टडी करें, ओके। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन, ये तो 7 जिले आपके बाउंड्री बना रहे हैं नेपाल के साथ। अब देखिए इधर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मैप और करती हूँ, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले बाउंड्री बना रहे हैं आप देखो, वेस्ट चंपारण बनाता है, गोपालगंज बना रहा है, सिवान बना रहा है ना। थोड़ा सा सारण का भी टच होता है, भोजपुर बनाता है, बक्सर बनाता है, कैमूर बना रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पे रोहतास भी बनाता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ठीक। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के साथ कितने जिले बनाते हैं? 8 जिले। अब देखो रोहतास बना रहा है झारखंड के साथ, ठीक। औरंगाबाद के साथ बनाता है, गया के साथ बनाता है, नवादा के साथ बनाता है, जमुई के साथ बना रहा है, बांका बना रहा है,
भागलपुर और जमुई, भागलपुर और कैमूर। देखो भागलपुर, ये है भागलपुर, और थोड़ा सा कैमूर, है ना, भागलपुर ये है, ये कैमूर इधर, कैमूर भी झारखंड का थोड़ा सा टच होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले, 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड के साथ बॉर्डर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में फिर से पढ़ रही हूँ। कैमूर बनाता है, रोहतास बना रहा है, औरंगाबाद बनाता है, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये इतने जिले हैं जो झारखंड के साथ बाउंड्री बनाते हैं। 3 जिले ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं, वो है किशनगंज, ठीक है, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो ये आप मैप में इसको जरूर आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, मैप आपको एकदम जहन में होना चाहिए। ठीक है, इसको याद करने का एक एक आप जब बार बार ना आप जहाँ पढ़ते हैं वहां पे अगर आप मैप लगा लें तो, और बार बार आपकी नजर अगर मैप पे पड़े तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी, अब हम लोग रॉक्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, बिहार में कौन कौन से रॉक्स पाए जाते हैं। देखिए ये मैं एक, ये जैसे कि मान लो ये अपना बिहार है ना, ये मैं ऐसे इसको सजा देती हूँ। ये जो है आपका ये टेरिशरी रॉक्स है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला जो पार्ट है वो है विंध्यन रॉक्स, विंध्यन रॉक्स। ये जो है ये टर्शियरी रॉक्स, टर्शियरी रॉक्स। और इधर में ये वाला जो है ये धारवाड़ रॉक्स है, धारवाड़। ठीक, और बाकी सब जो है ये जो रीजन है ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये है क्वाटरनरी रॉक्स। ठीक ना, क्वाटरनरी रॉक्स। अब देखिए टेरिशरी रॉक्स, ये जो रॉक्स हैं मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर देती हूँ ताकि आपके क्विक रिवीजन में ये आपको मदद करें। ठीक है, देखो ये टेरिशरी रॉक्स है ना। ये रॉक्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये कि टेरिशरी पीरियड में इनका फॉर्मेशन हुआ था। पहले तो देखो मैं यहाँ पे जियोलॉजिकल एराज लिख देती हूँ, अलग अलग एराज में जो इन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पुरानी एरा जो जियोलॉजिकल एरा है वो है प्री कैम्ब्रियन, है ना, उसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा, राइट। ये जितने भी जियोलॉजिकल एजेस होते हैं फ्रेंड्स, एराज होते हैं, सब मिलियन ईयर्स में होते हैं। ऐसा नहीं कि 2 4 10 12 20 साल की बात है, मिलियन ईयर्स जियोलॉजिकल एराज में होते हैं। तो सोच लीजिए कि एक एरा में कितने मिलियन ईयर्स हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा। उसके बाद आते हैं पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा। उसके बाद आते हैं मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा। और उसके बाद आता है सेनोजोइक एरा। ओके, सेनोजोइक एरा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए टर्शियरी रॉक्स का फॉर्मेशन, ये जब हिमालयस का फॉर्मेशन हो रहा था टर्शियरी पीरियड में, उसी समय टर्शियरी रॉक्स का भी फॉर्मेशन हुआ है। अब टर्शियरी पीरियड किस एरा का है आप बताइए। ये टर्शियरी पीरियड जो है ये देखिए मैं ये है आपके सिनोजोइक एरा का है। ठीक ना, ये ई है, इसको ई कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये ई है, ई ई, है ना। तो टर्शियरी रॉक्स टर्शियरी एज का है, इसका फॉर्मेशन टर्शियरी काल में हुआ। और ये टर्शियरी एज जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, हिमालयन फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय इन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। ये टर्शियरी एज आपका सिनोजोइक एरा का है। ठीक है, ये आपके इस इलाके में जनरली जो
शिवालिक रेंजेस वाला इलाका है हमारा। बिहार को शिवालिक रेंजेस जो टच कर, जहाँ सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, वेस्ट चंपारण वाले जगह में, इस देखिए इस जगह में जहाँ शिवालिक की चोटियाँ हैं, सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक ये आउटर हिमालय का पार्ट है, शिवालिक रेंजेस। और इसी के अंतर्गत सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो हमारे वेस्ट चंपारण में देखने को मिलती है, वहीं ये टर्सरी रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इन ये रामनगर, दून, सोमेश्वर की पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं। सैंडस्टोन, ठीक है, बाउल्डर, कॉग्लोमेरेट्स, ये सब इस रॉक्स के टाइप हैं। ठीक है, टर्शरी रॉक्स। और दूसरे जो मेजॉरिटी में जो पाई जाती है वो है क्वाटरनरी रॉक्स, जो बिहार के प्लेन एरियाज में पाए जाते हैं। क्वाटरनरी रॉक्स ये पार्ट ऑफ फ्रंट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है ना, इनका फॉर्मेशन जो हुआ है वो प्लीस्टोसीन पीरियड में हुआ है, प्लीस्टोसीन पीरियड में हुआ है इनका फॉर्मेशन। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये जो नदी अपने बहाव के साथ जो एलुवियल डिपॉजिट्स लाती है, छोटे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, उन्हीं से इन क्वाटरनरी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, प्लीस्टोसीन पीरियड। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो एलुवियल डिपॉजिट्स, सेडिमेंट्स, फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट्स, सेडिमेंट्स जो नदी के बहाव के साथ बह के आते हैं और वो क्वाटरनरी रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये बिहार के प्लेन एरियाज में ये रॉक्स को पाया जाता है, बिहार के प्लेन्स में। ठीक है, जो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है और वहाँ खेती योग्य जो भूमि है बिहार के प्लेन्स में, गंगेटिक रिवर बेसिन के पास क्वाटरनरी रॉक्स का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। मैक्सिमम जो मिनरल रिजर्व्स हैं वो धारवाड़ रॉक्स में ही पाए जाते हैं, चाहे वो यूरेनियम हो, गोल्ड हो। ठीक है, वो धारवाड़ रॉक्स में ही पाए जाते हैं। धारवाड़ रॉक्स जो है ये किस एज का है फ्रेंड्स? ये प्री कैम्ब्रियन एज का है, ओल्डेस्ट रॉक है ये। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एज का है, ओल्डेस्ट रॉक है। आर्कियन सेडिमेंट्स, क्वार्टजाइट, नीस, सिस्ट, यही सब इस रॉक्स में पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे देखो कंटिन्यू करके लिखती हूँ। यहाँ पे आर्कियन सेडिमेंट, यहाँ पे क्वार्टजाइट, नीस, सिस्ट, स्लेट यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, धारवाड़ रॉक्स में। ये रॉक्स बिहार में अगर हम बात करें तो मुंगेर, नवादा, गया, जमुई, नालंदा में धारवाड़ रॉक्स पाए जाते हैं, है ना। रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब एक और चट्टानें हैं विंध्यन रॉक्स, है ना। मैं यहाँ लिखती हूँ, विंध्यन रॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, विंध्यन रॉक्स जो है ये आपने अभी देखा होगा इस मैप में। आप मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको बातें चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं और कुछ इसमें ऐड करूं और कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करूं जिसकी आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत है, जो आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं। ये विंध्यन रॉक्स है। ठीक है, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें भी प्री कैम्ब्रियन एरा की हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा की हैं। ठीक है, यहाँ पे आप माँ विंध्याचल, विंध्यवासिनी नाम सुना होगा, माँ की पूजा होती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानें लाइमस्टोन एंड पाइराइट्स के लिए फेमस होती हैं। लाइमस्टोन और पाइराइट्स पाई जाती हैं इन पत्थरों में, जो कि अत्यंत उपयोगी है फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, है ना, सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है,
ये बात हो गई विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जरा फिजियोग्राफिक डिवीजन बिहार की बात कर लें, ठीक है। एक मैं यहाँ पे मैप बनाती हूँ। देखो मैप से आप समझ जाना है ना, बिहार का ही मैप है। ओके, ये है अपना बिहार, ठीक। तो अब देखो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार में फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार मैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगी। फिलहाल आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए, ठीक है। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार में हम लोग 3 पार्ट में बात करेंगे। एक तो शिवालिक रेंजेस, ये जो आपका शिवालिक रेंजेस वाला पार्ट है। उसके बाद ये बिहार का प्लेन्स है, ये वाला बीच में बिहार का प्लेन्स है। और ये एक जो सदर्न प्लेटो ऑफ बिहार है ना, ये वाला। तो ये आपका शिवालिक रेंजेस है, शिवालिक रेंजेस है। ये बिहार प्लेन्स है, जिसको बिहार के प्लेन्स में नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर्स एंड सदर्न फ्लोइंग रिवर्स जो बिहार का प्लेन्स तैयार करती हैं, हाईली फर्टाइल होती है ये। और ये है आपका सदर्न प्लेटो, सदर्न प्लेटो जो आपका कुछ छोटानागपुर के पठार से भी टच होता है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ बात करें, एक हम लोग नया पेज ले लेते हैं या इसी पे बात करते हैं, चलिए इसी पे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग जब बात करते हैं ना शिवालिक रेंजेस के बारे में, शिवालिक आप जानते होंगे आउटर हिमालयाज का पार्ट है ना। हिमालयन रेंजेस को 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। तो शिवालिक रेंजेस जो है वो आउटर हिमालय का हिस्सा है। और शिवालिक रेंजेस के ही पार्ट है हमारी सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, जो हमें इस वेस्ट चंपारण वाले जगह में देखने को मिलती है, दिस वन, ये वाले बिहार के इस भाग में जो हमें देखने को मिलती है, ठीक। तो शिवालिक रेंजेस के अंदर ये फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अगर हम बात करें तो हम लोग शिवालिक रेंजेस के अंदर फ्रेंड्स 3 चीज़ें पढ़ते हैं। रामनगर दून, रामनगर दून, ठीक है। हरहा वैली, हरहा वैली और सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, सोमेश्वर रेंजेस, राइट, सोमेश्वर रेंजेस, है ना। रामनगर दून की अगर हम बात करें, एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है ना। रामनगर दून ये क्या, ये एक हिली रीजन है जो कि सदर्न साइड ऑफ द सोमेश्वर हिल्स के सदर्न साइड में ये लाई करता है ना। जैसे मान लो ये सोमेश्वर हिल्स है, इसके साउथ पार्ट में ये रामनगर दून है ना। इट लाइज साउथ ऑफ द इट लाइज साउथ ऑफ द सोमेश्वर रेंजेस, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। रामनगर दून, इसके 3 पार्ट शिवालिक रेंजेस के आप याद कर लीजिए। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ये मेंस में भी आप काफ़ी हेल्पफुल है लिखने के लिए, और इस पे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो रामनगर दून के बाद अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। ये शिवालिक फिजियोग्राफिक डिवीजन में ही हम चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज हरहा वैली, हरहा घाटी। अब जानते हैं घाटी कैसे तैयार होती है, नदी के बहाव से जब वो पत्थर को काट के जब वहाँ से रास्ता बन जाए नदी के बहने के लिए तो वो घाटी हो जाती है। तो हरहा वैली आपने एनसीईआरटी की किताब में भी पढ़ा होगा फ्रेंड्स, वी शेप्ड वैली और यू शेप्ड वैली, है ना, हरहा वैली, ठीक। ये सोमेश्वर और रामनगर जो रेंजेस हैं, ये सोमेश्वर एंड रामनगर रेंजेस के बीच हरहा वैली का निर्माण होता है। रामनगर रेंजेस, रामनगर के और सोमेश्वर की पहाड़ियों के बीच हरहा वैली है, ठीक है। और उसके बाद सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ आपकी त्रिवेणी कैनल से त्रिवेणी कैनल से भिखना ठोड़ी पास तक इसका एक्सपेंशन है, भिखना ठोड़ी पास तक इसका एक्सपेंशन है फ्रेंड्स, ठीक है।
ही आप एक ब्रीफ रिवीजन आपके लिए, ठीक है। और हम एक चीज़ देखेंगे, और सोमेश्वर की पहाड़ियाँ को लेकर एक चीज़ और कि इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है भारत और नेपाल के बीच, सोमेश्वर की ये जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक ना। इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया नेपाल के बीच में, और त्रिवेणी कैनल से लेकर भिकनाथोड़ी पास तक है इसका एक्सपेंशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार में है बिहार प्लेन्स। बिहार प्लेन्स आप जानते हैं, बिहार प्लेन्स इसमें भी हम दो इसको डिवीजन करते हैं। एक हम करते हैं नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स के बारे में, राइट, नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स, और दूसरा हम करते हैं सदर्न बिहार प्लेन्स, ये सदर्न बिहार प्लेन्स। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस राज्य के वासी हैं जिस राज्य में गंगा बहती है ना। और देखिए इसको भी हम बिहार प्लेन्स को थोड़ा सा और बाइफरकेट करके अगर पढ़ें, देखिए नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स नॉर्थ में बहने वाली जितनी नदियां हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स, कि अगर हम बात करें तो नॉर्थ में बहने वाली नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघर, महानंदा, कोसी, ये सारी नदियां जो बहती हैं तो अपने साथ जो एलुवियल डिपॉजिट्स लेकर ये नदियां जो बहती हैं उससे नॉर्दर्न बिहार प्लेन का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, ओके। सदर्न बिहार प्लेन की अगर हम बात करें, सदर्न बिहार प्लेन, और मैं बताऊं जो रिवर गंगा है वो तो बीचों बीच, बिहार के बीचों बीच वो गंगा नदी बहती है और बाइफरकेट करती है नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स और सदर्न बिहार प्लेन्स में। सदर्न बिहार प्लेन्स में साउथ से बढ़ने वाली जो नदियां हैं सोन, पुनपुन, कर्मनासा, कर्मनासा, धर्मावती, धर्मावती, है ना, फल्गु, ये सारी नदियां जो साउथ बिहार में बहती हैं, साउथ बिहार से बहती हैं, सदर्न बिहार प्लेन्स बनाती हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये सदर्न बिहार प्लेन्स भी, इसमें भी अगर हम इसको बात करें, इसमें चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, या एक यहीं पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देती हूँ, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है ना, ये आप रिवर गंगा है जो दो पार्ट में बाइफरकेट कर देती है, नॉर्थ बिहार प्लेन्स और साउथ बिहार प्लेन्स में। अब यहाँ पे देखो साउथ बिहार प्लेन्स में चूंकि यहाँ से छोटानागपुर का पठार टच है, पठारी इलाका में पड़ता है, ये हो गया आपका चंदन प्लेन्स, इसको बोलते हैं चंदन प्लेन्स, है ना। ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया आपके साउथ बिहार का, ठीक है। ये बांका और भागलपुर वाले रीजन को कवर करता है, और यहीं पे आपका टाल रीजन भी है फ्रेंड्स। टाल उस रीजन को कहते हैं जो पानी से ढका हुआ रहता है ना। यहाँ पे धान की खेती होती है अधिकतर, जो लखीसराय वाला आपका इलाका है, फतुहा से लखीसराय वाला जो इलाका है उसको टाल रीजन भी कहते हैं, ठीक ना। टाल रीजन भी सदर्न बिहार प्लेन्स का ही पार्ट है, राइट। अब उसके बाद देखो क्यूल रीजन आता है, क्यूल, क्यूल, है ना, क्यूल आता है, ये वेस्ट ऑफ चंदन प्लेन्स, ये चंदन प्लेन्स के वेस्ट में क्यूल वाला इलाका है। उसके बाद आपका मगध प्लेन्स भी आता है, ये यहाँ पे मगध, ये वाला मगध प्लेन्स आता है, ठीक है। तो ये आपके सदर्न बिहार प्लेन्स में होता है। मगध बिहार का प्लेन तो रिवर गंगा द्वारा और उसके ट्रिब्यूटरी जो सोन, फल्गु और पुनपुन है ये लोग बनाते हैं। इसके बाद इधर आता है फ्रेंड्स, मगध के बाद आपका एक और प्लेन आता है इधर में, ये आपका मगध का प्लेन्स हो गया, ये आपका शाहबाद, शाहबाद, शाहबाद का प्लेन्स हो गया, है ना, जिसमें आपका बक्सर और भोजपुर, कैमूर वाला इलाका आता है, ठीक है, शाहबाद प्लेन्स। ये कर्मनासा और सोन के ट्रिब्यूटरीज शाहबाद प्लेन्स बनाते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिए, ठीक। ये आपका चंदन प्लेन्स, ये आपका टाल रीजन, ये आपका क्यूल, ये मगध प्लेन्स और ये शाहबाद प्लेन्स, राइट।
अब हम बात करते हैं, और वैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाती हैं जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो मैंने आपको बताया था, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघर, महानंदा, कोसी, ये सब नदियां मिलके ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं। उसके मतलब एलुवियल डिपॉजिट्स ये नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं, बहुत फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। बस इसका जोग्राफिकल लोकेशन ऐसे है बिहार के कि हमारा जो नॉर्दर्न बिहार है वो 75% फ्लड प्रोन है ना, 75% फ्लड प्रोन। यहाँ बाढ़ की स्थिति ऐसी भयावह रहती है कि बहुत भारी नुकसान फसल को, जानवर को, लोगों को यहाँ उठाना पड़ता है जोखिम। अब हम बात करते हैं सदर्न प्लेटो की, ना मतलब सदर्न प्लेटो ऑफ बिहार की। ठीक, इसमें आपका देखिए कई पठार आते हैं, जिसमें प्रमुखता कैमूर, हाँ कैमूर का प्लेटो है। ठीक है, जिसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, फ्रेंड्स बताइए कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है कैमूर के पठार का? रोहतासगढ़। ओके, इसको आप याद रखेंगे। ठीक से नहीं लिख रहा है क्या? रोहतासगढ़ हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक, कैमूर के पठार का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? रोहतासगढ़। ये सदर्न प्लेटो ये आपका थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन से है ना। एक हमने क्या पढ़ा था, एक हमने शिवालिक रेंजेस को पढ़ा, सेकंड में हमने प्लेन्स को पढ़ा था, और थर्ड है सदर्न प्लेटो। ठीक है, थर्ड पॉइंट सदर्न प्लेटो में सबसे पहला हम लोग कैमूर के पठार को पढ़ रहे हैं। ये वाला इलाका जो है कैमूर का है, ये शाहबाद प्लेन्स वाला ये वाला इलाका ये कैमूर का है। कैमूर के पठार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है रोहतासगढ़। फिर गया हिली रीजन है, गया हिली रीजन है। गया में ऐसे कई हिल्स देखे जाते हैं, जैसे ब्रह्मयोनी का पर्वत भी गया में है, प्रेतशिला हिल्स है ना। तो गया हिली रीजन, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट बताइए? माहेर हिल्स को मानते हैं। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माहेर, माहेर हिल्स है ना। माहेर हिल्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ गया रीजन। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें नवादा हिली रीजन है, सब ये दक्षिण बिहार में ही है। ठीक है, ये कैमूर का पार्ट है, इधर गया का पार्ट है, इधर मगध वाले पार्ट में, और नवादा इसी से सटा हुआ नवादा है। नवादा हिली कौन सा वाटरफॉल फ्रेंड्स नवादा में है? नवादा हिली कौन सा वाटरफॉल्स नवादा में है? ककोलत वाटरफॉल्स है ना। ककोलत, ककोलत वाटरफॉल्स है। ठीक, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ककोलत। और मोहना, मोहना भी है, मोहना एंड ककोलत वाटरफॉल्स है। ठीक, उसके बाद राजगीर हिली एरिया है, शांति स्तूप राजगीर का आपको याद होगा। और राजगीर से क्या क्या चीजें आपको याद है? राजगीर हिली रीजन है, ये गया से सटा हुआ ही राजगीर का इलाका है। इधर राजगीर का इलाका है। यहाँ पे बोली राजगीर से आपको क्या क्या याद है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो अजातशत्रु के समय में हुआ था 483 बीसी में, वो गया में ही हुआ, राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर में ही हुआ था। और शांति स्तूप, बुद्ध का शांति स्तूप राजगीर में है। और ग्लास ब्रिज राजगीर में देखने को मिलता है। अभी नेचर सफारी राजगीर में है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सब किया गया है। तो राजगीर हिली रीजन में आपको क्या? वैभव गिरी हिल आपको देखने को मिलता है, वैभव, वैभव गिरी हिल्स है ना। वैभव गिरी, विपुल गिरी हिल्स राजगीर में देख, रत्नागिरी, रत्नागिरी हिल्स आपको देखने को मिलते हैं। रत्नागिरी, वैभव गिरी, विपुल गिरी, रत्नागिरी हिल्स आपको राजगीर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, शांति स्तूप एक विपुलगिरी, विपुलगिरी में शांति स्तूप देखने को मिलता है। शांति स्तूप है एट, शांति स्तूप है एट विपुलगिरी में।
ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है राजगीर हिली रीजन में हम लोग ने देखा कि यहाँ पे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, जैसे वैभवगिरी है, विपुलगिरी है, रत्नागिरी है, ठीक है। शांति स्तूप एट विपुलगिरी हिल्स पे है, ये आप याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, मुंगेर हिली रीजन है, ठीक। मुंगेर हिली रीजन, मुंगेर हिली रीजन में हम लोग देते हैं कि इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं, जमुई और मुंगेर के इलाके आते हैं, जमुई एंड मुंगेर के इलाके आते हैं, ठीक है। राजगीर हिली रीजन में, मुंगेर हिली रीजन हम लोगों में देखा, तो ये आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, ठीक। आपका इधर वाले पार्ट में देखिए, ये वाले पार्ट में आप, ये वाले पार्ट में इसको आप मैप में भी जरूर लोकेट कर दीजिए, ये वाले पार्ट में, ठीक ना, मुंगेर हिली रीजन आएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी सी चर्चा इसमें कर लेते हैं क्लाइमेट एंड, अब हम इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ बिहार में, ठीक है। क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ बिहार में, ठीक। बिहार की क्लाइमेट क्या है बताइए, ये सब ट्रॉपिकल, बिहार की क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ टेम्परेट जोन में बिहार फॉल करता है, राइट। टेम्परेट जोन, बिहार हैज अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ टेम्परेट जोन। अगर कीपन के टर्म्स में अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू कीपन हम बात करें तो बिहार हैज अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। बिहार हैज अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक, जिसको लिखते हैं CWG, ये नोट करते हैं, है ना। बिहार में एक मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है और CWG से नोट करते हैं उसको। सॉइल्स ऑफ बिहार की अगर हम बात करें, सॉइल्स ऑफ बिहार की अगर बात करें, सॉइल्स की अगर बिहार के नॉर्दर्न प्लेन्स में बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो मिट्टियां पाई जाती हैं बिहार में, जैसे ये आप बिहार है आपका, ये आपका बिहार है, यहाँ पे रिवर गंगा है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो मिट्टियां पाई जाती हैं वो है पिडमॉन्ट, स्वैम्प सॉइल, ठीक है, स्वैम्पी सॉइल। ये आपके वेस्ट चंपारण से किशनगंज तक ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है पिडमेंट स्वैम्प सॉइल, और बार्ली और पैडी मेज के लिए भी सही मानी जाती है, ठीक है। सपोर्ट्स बार्ली, मेज, पैडी कल्टीवेशन के लिए सही है, ठीक है। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होती है वैसे ये मिट्टी, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें एक और मिट्टी जो पाई जाती है, ये आप इसको ऐसे 1 मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये 2। एक और जो मिट्टी है तराई सॉइल, हिमालयन रेंजेस में, पहाड़ी इलाकों में, ऊंची ऊंची पहाड़ियों वाले इलाकों में, और खास करके हिमालयन रेंजेस वाले इलाके में तराई मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी आपको वेस्ट चंपारण, वेस्ट एंड ईस्ट चंपारण में पाई जाती है, ठीक है। उतनी उपजाऊ नहीं होती है ये मिट्टी। सीतामढ़ी में पाई जाती है, मधुबनी में पाई जाती है, जो भी
एकदम नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, वहाँ पे इस तराई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बहुत फर्टाइल नहीं होती है हालांकि ये मिट्टी। उसके बाद एलुवियल सॉइल्स पाए जाते हैं। ये थर्ड पॉइंट, सॉरी यहाँ लिख रही हूँ, है ना, यहाँ लिखती हूँ, यहाँ सेकेंड में नोट किया आपने। थर्ड है ये एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल्स पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल्स आप जानते होंगे दो कैटेगरी का होता है, एक होता है ओल्ड एलुवियल जिसको हम लोग बोलते हैं भांगर सॉइल या बांगर सॉइल, और एक होता है न्यू एलुवियल, न्यू एलुवियल जिसको बोलते हैं खादर सॉइल, है ना, खादर सॉइल। ठीक, बांगर सॉइल ओल्ड एलुवियल जब बहुत पुराने इलाके में, जब बहुत कुछ साल पहले अगर जब वहाँ बाढ़ आया रहता है तो वो इलाके में जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं बांगर सॉइल, ओल्ड एलुवियल। और न्यू एलुवियल सॉइल नदी के बहाव के साथ जो नए एलुवियल डिपॉजिट्स आते हैं उनसे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो हो गया न्यू एलुवियल सॉइल फ्रेंड्स। ठीक है, जिसे वो खादर बोलते हैं। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल्स। ये हमारे जो भी प्लेन्स एरियाज है, बिहार के प्लेन्स में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। पैडी, वीट, मेज, शुगर केन, हर फसल के लिए उपजाऊ होता है। ठीक है, अब डोमट सॉइल भी पाया जाता है जिसको डोमट सॉइल, ये सॉइल्स उतने उपजाऊ नहीं होते हैं, इनको चौर्स भी बोलते हैं, चौर, चौर भी बोलते हैं। ये साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन पाया जाता है, करीब इस इलाके में, ये वाला जो इलाका है। ठीक है, ये वाला जो इलाका है इसमें डोमट सॉइल्स पाए जाते हैं, ये उतनी उपजाऊ नहीं होती है ये मिट्टियाँ। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है सॉइल्स ऑफ सदर्न बिहार। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आप तब तक के लिए, यहाँ तक के लिए रिवाइज करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये कंटेंट्स कैसे लग रहे हैं। आप और कुछ किसी कंटेंट पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके सामने वो वीडियो बना कर लाऊँ। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या कुछ आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दूँगी, आप उससे मुझे कमेंट्स करके ही बताएंगे। ठीक, आपकी तैयारी को एक नई बुलंदी मिले, आप अपने हौसले को बनाए रखें, इसके लिए मैं एक दो लाइनें जो अपनी प्रिपरेशन के समय में भी पढ़ती थी और याद करती थी वो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। ठीक है, निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत, निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत, जो चट्टानों से ही ना उलझे वो झरना किस काम का, है ना। तो सबको गुड नाइट, गुड बाय एवरीवन, कीप लर्निंग। और सबसे ज़रूरी चीज़ एकदम स्ट्रेस फ्री होके आप लोग अपना रिवीजन करेंगे, है ना, एकदम स्ट्रेस फ्री रिवीजन करिए। ये एक दौर है, एक स्ट्रगल का टाइम है, अभी बीत जाएगा फ्रेंड्स, इस समय को मगर आप याद रखेंगे। ओके, गुड बाय एवरीवन। कल हम लोग एक नए टॉपिक पे मिलते हैं और वो होगा सॉइल्स ऑफ सदर्न बिहार। ओके, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।